हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि के थ्योरी का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। ये बुक यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस बुक में यूनिट वाइज थ्योरीज दिए हुए हैं। पहले यूनिट में शिक्षा एवं मनोविज्ञान, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक विचारधाराएं दी हुई हैं। दूसरे यूनिट में वृद्धि एवं विकास, विकास की अवस्थाएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण, समाजीकरण, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, बुद्धि की अवधारणा एवं सिद्धांत, बुद्धि का मापन एवं परीक्षण, भाषा एवं विचार, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, व्यक्तित्व की अवधारणा एवं सिद्धांत, व्यक्तित्व का मापन एवं परीक्षण, वैयक्तिक भिन्नता, चिंतन, तर्क एवं कल्पना, समस्या समाधान, सृजनात्मकता। तीसरे यूनिट में शैक्षिक मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण तथा प्रश्न पत्र निर्माण, क्रियात्मक शोध एवं शैक्षिक नवाचार। चौथे यूनिट में समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। पांचवें यूनिट में शिक्षण विधियाँ, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, अधिगम, अधिगम के नियम और सिद्धांत, अधिगम वातावरण, अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। ये सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और पर्यावरण से रिलेटेड फैक्ट्स दिए हुए हैं। वंशानुक्रम, हेरेडिटी, माता पिता तथा पूर्वजों से विरासत में प्राप्त गुणों जैसे शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारात्मक गुणों को सामूहिक रूप से वंशानुक्रम कहा जाता है। जीव विज्ञान के अनुसार निषेचित अंडे में उपस्थित समस्त संभाव्य गुणों के योग को वंशानुक्रम कहते हैं। माता पिता तथा पूर्वजों से विरासत में प्राप्त गुणों जैसे शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारात्मक गुणों को सामूहिक रूप से वंशानुक्रम कहा जाता है। जीव विज्ञान के अनुसार निषेचित अंडे में उपस्थित समस्त संभाव्य गुणों के योग को वंशानुक्रम कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार किसी भी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें वह माता पिता, अन्य पूर्वजों अथवा प्रजाति से ग्रहण करता है। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार किसी भी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें वह माता पिता, अन्य पूर्वजों अथवा प्रजाति से ग्रहण करता है। सोरेनसन के अनुसार पितृक बच्चों की प्रमुख विशेषताओं एवं गुणों को निर्धारित करते हैं। सोरेनसन के अनुसार
पितृक बच्चों की प्रमुख विशेषताओं एवं गुणों को निर्धारित करते हैं। टर्मन के अनुसार बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। टर्मेन के अनुसार बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। डिंकमेयर के अनुसार वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक के जन्म के समय से पाई जाती है। डिंकमेयर के अनुसार वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक के जन्म के समय से पाई जाती है। बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। पी. जिन्सबर्ग के अनुसार प्रकृति में पीढ़ी का प्रत्येक कार्य माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकी या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना है। इस प्रकार से विशेषताओं के संगठित हस्तांतरण को वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है। पी. जिन्सबर्ग के अनुसार प्रकृति में पीढ़ी का प्रत्येक कार्य माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकी या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना है। इस प्रकार से विशेषताओं के संगठित हस्तांतरण को वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन वंशानुक्रम को एक कानूनी अवधारणा मानते हैं। वंशानुक्रम को एक कानूनी अवधारणा रेडक्लिफ ब्राउन मानते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि माता पिता तथा पूर्वजों के गुण जो मनुष्य में जन्मजात निहित है वंशानुक्रम कहलाता है। वास्तव में यह एक अमूर्त तथा जैविकी दृष्टि से अत्यंत जटिल धारणा है। प्रायः वंशानुक्रम को व्यक्ति तथा उसके पूर्वजों के मध्य व्यवहारात्मक तुलना करके जाना जाता है तथा उसके भविष्य की संभावनाएं भी मुख्यतः इसी पर निर्भर करती हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के जन्मजात गुण ही उसके वंशानुक्रम है। माता पिता तथा पूर्वजों के गुण जो मनुष्य में जन्मजात निहित हैं वंशानुक्रम कहलाता है। वास्तव में यह एक अमूर्त तथा जैविकी दृष्टि से अत्यंत जटिल धारणा है। प्रायः वंशानुक्रम को व्यक्ति तथा उसके पूर्वजों के मध्य व्यवहारात्मक तुलना करके जाना जाता है तथा उसके भविष्य की संभावनाएं भी मुख्यतः इसी पर निर्भर करती हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के जन्मजात गुण ही उसके वंशानुक्रम हैं। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। वंशानुक्रम की क्रियाविधि। पुरुष के वीर्य जब मादा के गर्भाशय में स्थित ओवम से अपना संसर्ग स्थापित कर उसे निषेचित करते हैं तो यह प्रक्रिया निषेचन क्रिया कहलाती है। इसके बाद शुक्राणु तथा अंडाणु संयोग करके एक संयुक्त कोश का निर्माण करते हैं जिसे जाइगोट कहते हैं। इसके साथ ही बच्चे का अस्तित्व प्रकाश में आ जाता है तथा भ्रूण रूप में उसका विकास होने लगता है। पुरुष के वीर्य जब मादा के गर्भाशय में स्थित ओवम से अपना संसर्ग स्थापित कर उसे निषेचित करते हैं तो यह प्रक्रिया निषेचन क्रिया कहलाती है। इसके बाद शुक्राणु तथा अंडाणु संयोग करके एक संयुक्त कोश का निर्माण करते हैं जिसे जाइगोट कहते हैं। इसके साथ ही बच्चे का अस्तित्व प्रकाश में आ जाता है तथा भ्रूण रूप में उसका विकास होने लगता है। पुरुष का स्पर्म और स्त्री का ओवम ये दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं। इससे भ्रूण में बच्चे का विकास होता है। जाइगोट यह गाढ़े तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म का बना होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक या न्यूक्लियस होता है जिसे गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। जाइगोट यह गाढ़े तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म का बना होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम या गुणसूत्र प्रत्येक कोशिकाओं के नाभिक में डोरो जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको गुणसूत्र कहते हैं। ये सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं। एक संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के
23 जोड़े होते हैं। इन 23 जोड़ों में आधे पिता तथा आधे माता के होते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं के नाभिक में डोरों जैसी संरचना पाई जाती है जिनको गुणसूत्र कहते हैं। ये सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं। एक संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। इन 23 जोड़ों में आधे पिता तथा आधे माता के होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में छोटे छोटे जिन होते हैं जिनको पितरेक कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में छोटे छोटे जीन होते हैं जिनको पितरेक कहते हैं। एन.एल. मन के अनुसार हमारी असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों में उपस्थित रहती हैं। गुणसूत्रों में छिपे वंशानुक्रमीय जोनों को जीन्स कहते हैं जो वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं। एन.एल. मन के अनुसार हमारी असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों में उपस्थित रहती हैं। गुणसूत्रों में छिपे वंशानुक्रमी जोनों को जीन्स कहते हैं जो वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं। पुरुष के 23वीं जोड़ी की एक वंशसूत्र लंबा छड़ीनुमा होता है जिसे एक्स वंशसूत्र, जबकि दूसरा वंशसूत्र छोटा सा गोला होता है जिसे वाई वंशसूत्र कहते हैं। वंशसूत्रों की इन्हीं विषमताओं के कारण पुरुष को विषम युग्मकी या हेट्रोगैमेटिक कहते हैं। पुरुष की 23वीं जोड़ी की एक वंशसूत्र लंबा छड़ीनुमा होता है जिसे एक्स वंशसूत्र, जबकि दूसरा वंशसूत्र छोटा सा गोला होता है जिसे वाई वंशसूत्र कहते हैं। वंशसूत्रों की इन्हीं विषमताओं के कारण पुरुष को विषम युग्मकी या हेट्रोगैमेटिक कहते हैं। स्त्री की 23वीं जोड़ी के वंशसूत्र समजात होते हैं, अर्थात 23वीं जोड़ी के दोनों वंशसूत्र एक समान संरचना लंबे छड़ीनुमा एक्स वंशसूत्र होते हैं। वंशसूत्रों की इन्हीं समानताओं के कारण स्त्री को समयुग्मकी या होमोगैमेटिक कहते हैं। माता के पास 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पिता के पास एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। ये एक एक्स और ये दूसरा एक्स, पिता का ये एक्स और ये दूसरा वाई है। जब माता का एक्स पिता के एक्स से मिलता है तो पुत्री होती है। जब माता का एक्स पिता के वाई से मिलता है तो पुत्र होता है। जब माता का एक्स पिता के एक्स से मिलता है तो पुत्री होती है और जब माता का एक्स पिता के वाई से मिलता है तो पुत्र होता है। पुत्री में एक्स एक्स और पुत्र में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। वाई गुणसूत्र यह निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि बच्चा नर पैदा हुआ है। बालिका लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का एक एक्स वंशसूत्र एवं महिला का एक एक्स वंशसूत्र का युग्म उत्तरदायी है। जब जुड़वा बच्चे अलग अलग जाइगोट से पैदा होते हैं तो उन्हें फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है। जब जुड़वा बच्चे अलग अलग जाइगोट से पैदा होते हैं तो उन्हें फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है। लड़का के पैदा होने के लिए एक्स वाई क्रोमोसोम उत्तरदायी है। लिंग का निर्धारण पिता द्वारा होता है। लिंग का निर्धारण पिता द्वारा होता है। आनुवंशिकता की इकाई जीन है। जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जीवों में गुणों के विकास के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं। जीवों में गुणों के विकास के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। एक बच्चा जो कि एक विशेषता में उच्च या निम्न है बाद के उम्र में भी रहेगा। यह बयान आनुवंशिकता के महत्व पर जोर देता है। एक बच्चा जो कि एक विशेषता में उच्च या निम्न है बाद की उम्र में भी रहेगा। यह बयान आनुवंशिकता के महत्व पर जोर देता है।
आँखों के रंग को आनुवंशिक कारक प्रभावित करते हैं। लिंग एक जैविक संरचना है। आँखों के रंग को आनुवंशिक कारक प्रभावित करते हैं। लिंग एक जैविक संरचना है। अगला है पितृक या जीन्स। आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई को जीन कहा जाता है। गुणसूत्रों के अंदर पाए जाने वाले निश्चयात्मक तत्वों को पितृक कहा जाता है। एनास्टासी के अनुसार पितृक वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक है जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होता है। आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई को जीन कहा जाता है। गुणसूत्रों के अंदर पाए जाने वाले निश्चयात्मक तत्वों को पितृक कहा जाता है। एनास्टासी के अनुसार पितृक वंशानुक्रम की विशेषताओं का वाहक है जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होता है। एन.एल. मन के अनुसार पितृक रासायनिक पैकेट माने गए हैं जो क्रोमोसोम के साथ एक डोरी में पिरोए गए मोती के दाने या फली में मटर के समान होते हैं। एन.एल. मन के अनुसार पितृक रासायनिक पैकेट माने गए हैं जो क्रोमोसोम के साथ एक डोरी में पिरोए मोती के दाने या फली में मटर के समान होते हैं। पितृक वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक होते हैं। इनमें मुख्य रूप से डीएनए तथा आरएनए जैव अणु हैं। पितृक वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक होते हैं। इनमें मुख्य रूप से डीएनए तथा आरएनए जैव अणु हैं। जीन्स का एक जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, एलील कहा जाता है। जीन्स का एक जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुणों को नियंत्रित करता है, उसे एलील कहा जाता है। फिनोटाइप एक व्यक्ति को दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषता है। फिनोटाइप व्यक्ति को दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषता है। जीनोटाइप जीन प्रारूप या अदृश्य है। जो फिनोटाइप है उसे हम फिजिकली देख सकते हैं, लेकिन जो जीनोटाइप है उसे हम देख नहीं सकते, ये अदृश्य होता है। जैसे कि जीन और फिनोटाइप में वे सभी चीज़ आएंगी जिन्हें हम देख सकते हैं। यह दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषता है। वंशानुक्रम की विशेषताएं। वंशानुक्रम की प्रमुख विशेषताएं हैं असामान्य विशेषताएं, मानसिक विशेषताएं। मानसिक विशेषताओं में बुद्धि, वैज्ञानिक, मितव्ययिता, स्वाभिमान आदि आते हैं। शारीरिक विशेषताओं में बौनापन, लघु अंगुलिता, युक्तांगुलिता आदि आते हैं। क्रियात्मक विशेषताओं में शारीरिक शक्ति, रक्त समूह, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि आते हैं। असामान्य विशेषताएं। दूसरा है मानसिक विशेषताएं। इसके अंतर्गत बुद्धि, वैज्ञानिक, मितव्ययिता, स्वाभिमान आदि आते हैं। शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत बौनापन, लघु अंगुलिता, युक्तांगुलिता आदि आते हैं। क्रियात्मक विशेषताएं। इसके अंतर्गत शारीरिक शक्ति, रक्त समूह, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि आते हैं। असामान्य विशेषताएं। वंशानुक्रम विशेषताओं के इस खंड के अंतर्गत उस असामान्य विशेषताओं को रखा जाता है जो व्यक्तियों को वंश परंपरागत मिलते हैं। असामान्य विशेषताओं में उन असामान्य विशेषताओं को रखा जाता है जो व्यक्तियों को वंश परंपरागत से मिलते हैं। असामान्य विशेषताओं में आनुवांशिक विशेषताएं होती हैं। इसमें मेंडली विकार और क्रोमोसोमी विकार दोनों होते हैं। मेंडली विकार में हीमोफीलिया, वर्णांधता, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हैं। और क्रोमोसोमी विकार में डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगडन डाउन ने 1866 में किया था। क्रोमोसोमी विकार में दूसरा टर्नर सिंड्रोम और अगला क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। क्रोमोसोमी विकार में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। मेंडली विकार में हीमोफीलिया, इसका विस्तृत वर्णन डॉक्टर जॉन कॉनरैड ऑटो ने किया। वर्णांधता, इसका सर्वप्रथम वर्णन जॉन डाल्टन ने 1794 में किया। इसके अंतर्गत फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस आते हैं। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगडन डाउन ने 1866 में की थी। इससे प्रभावित व्यक्ति में 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण होता है। कोशिका विभाजन में त्रुटि के कारण यह विकार होता है। हृदय विकार के साथ डाउन सिंड्रोम आनुवांशिक समस्या है। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। इसके लक्षण हैं छोटा कद, गोल सिर, जीभ में खांचा, मुंह खुला आंशिक रूप से। डाउन सिंड्रोम, इसकी खोज लैंगडन डाउन ने 1866 में की। इससे प्रभावित व्यक्ति में 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि 21वीं जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण होता है। सामान्य व्यक्ति में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन में त्रुटि के कारण यह विकार होता है। हृदय विकार के साथ डाउन सिंड्रोम आनुवांशिक समस्या है। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। इसका लक्षण है छोटा कद, गोल सिर, जीभ में खांचा और मुंह आंशिक रूप से खुला। अगला है टर्नर सिंड्रोम। यह विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है। इसमें एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है। इसमें नारी का अंडाशय अल्प विकसित होता है और नारी बांझ होती है। इसमें महिला में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला में छोटा कद, अल्प विकसित और मादा लक्षण होते हैं। भ्रूण मध्य सिंड्रोम। गर्भावस्था के दौरान मां ने बड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया है तो शिशु को भ्रूण मध्य सिंड्रोम होने की संभावना रहती है। भ्रूण मध्य सिंड्रोम। गर्भावस्था के दौरान मां ने बड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया है तो शिशु को भ्रूण मध्य सिंड्रोम होने की संभावना रहती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। प्रभावित पुरुष में एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है। इसमें XXY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष में एक्स क्रोमोसोम के अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है। XXY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें मादा लक्षण युक्त पुरुष होते हैं और बांझ पुरुष होते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सिर्फ पुरुष को और टर्नर सिंड्रोम सिर्फ महिलाओं को होता है। हीमोफीलिया, इसका विस्तृत वर्णन डॉक्टर जॉन कॉनरैड ऑटो ने किया। इसमें लिंग संलग्न रोग होता है। ये एक रक्तस्राव रोग है। इसमें रुधिर का थक्का बनने से संबद्ध एकल प्रोटीन का अभाव होता है। छोटी सी चोट में भी रक्तस्राव बंद नहीं होता। वाहक इसका नारी से पुत्रों में संक्रमण होता है। महारानी विक्टोरिया तथा उसके अनेक वंशज हीमोफीलिया ग्रस्त हैं। हीमोफीलिया का विस्तृत वर्णन डॉक्टर जॉन कॉनरैड ऑटो ने किया था। ये लिंग संलग्न रोग है। ये एक रक्तस्राव रोग है। इसमें रुधिर का थक्का बनने से संबद्ध एकल प्रोटीन का अभाव होता है। छोटी सी चोट से भी रक्तस्राव बंद नहीं होता। इसकी वाहक नारी से पुत्रों में संक्रमण होता है। महारानी विक्टोरिया तथा उसके अनेक वंशज हीमोफीलिया से ग्रस्त हैं। अगला है वर्णांधता। इसका सर्वप्रथम वर्णन जॉन डाल्टन ने 1794 में किया था। वर्णांधता एक प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म है।
ये लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। लगभग 8% पुरुषों में जबकि 0.4% स्त्रियों में यह विकार उपस्थित होता है। माँ का स्वयं वर्णांध होना आवश्यक नहीं है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है और लगभग 8% पुरुष और 0.4% स्त्रियों में ही ये विकार उपस्थित होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वंशानुक्रम के सिद्धांत से रिलेटेड थ्योरीज को आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।